इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो पहले भी शायद मैंने ये बात कभी बताई होगी, मुझको ये बता दो ये फील्ड का क्या मतलब होता है। प्लेग्राउंड। हाँ, क्या एक्सेलरेशन। फील्ड का क्या मतलब। क्या करती है, एरिया को दो। हाँ भाई, सब लोग गलत बात बोल रहे हो। ऐसा ही ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ा था। हाँ, तुम सिर्फ फील्ड का मतलब बताओ ना, मैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसकी बात नहीं। ऐसा ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे ऐसा नहीं। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ सकते हैं। हम लोग टेम्परेचर की फील्ड भी पढ़ सकते हैं। हम लोग कोई रिवर में, मतलब कोई रिवर जा रही है तो उसमें हम वेलोसिटी की फील्ड भी पढ़ सकते हैं। अब भी सोचो क्या होता है एक्चुअली में। अब ध्यान दो इधर, सब गलत हो, सब लोग गलत हो, इधर ध्यान सुनो। इधर इधर इधर, गलत है गलत। इधर, नहीं नहीं गलत है। एक्चुअली में फील्ड एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे सोचो एक बात, दो तरीके की फोर्स होती है। एक होती है कांटेक्ट फोर्स, एक होती है नॉन कांटेक्ट। एक होती है कांटेक्ट फोर्स, एक होती है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन कैसी फोर्स है, फ्रिक्शन कैसी फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। जब तक दो बॉडी कांटेक्ट में आएंगे तब तक फ्रिक्शन या नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा नहीं। लेकिन भाई एक मास यहाँ पे रखा है, एक मास यहाँ रखा है, एक दूसरे से कांटेक्ट में भी नहीं, फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। एक चार्ज यहाँ पे रखा है, एक चार्ज यहाँ पे रखा है, फिर भी फोर्स लगा रहा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। बट हम लोग के लिए ठीक है, काम हो गया। सोचने वालों ने सोचा भाई कि लगा कैसे रहा है, ये चार्ज तो यहाँ पे पड़ा है, इसको कैसे पता चल गया कि वो चार्ज वहां पे रखा है। इसको कैसे पता, उसके आंख थोड़ी लगी, चार्ज के इलेक्ट्रॉन के आंख थोड़ी लगी, देख लिया ओ वहां पे चार्ज है, लग जाओ, फोर्स लगा दिया। उसको कैसे पता चला भाई वहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, वो भी उसका इतना मैग्नीट्यूड है, और मुझको किधर भागना है। अगर दो पॉजिटिव है तो उधर की तरफ भागने लग गया, निगेटिव को देख लिया इधर भागने लग गया, उसको क्या पता। हाँ, तो यहां से आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। अब सिंपली समझो कि एक चार्ज पार्टिकल है, उन्होंने बोला भाई एक चार्ज पार्टिकल है, वो अपने आसपास एक फील्ड बना के रखता है। जैसे जैसे एक बचपन में सब लोग खेले, मैग्नेट रखा होता है, एक मैग्नेट रखा है, आयरन यहाँ पे रखे हुए हैं, तो थोड़ी फील्ड, तो थोड़ी दोनों को अट्रैक्शन हो जाएगा। जब उसके पास लेके जाके कहीं इतने ही दूर लेके गए तो हाथ में थोड़ा सा फोर्स लगना शुरू होता है, और पास लेके जाते हाथ में ज्यादा फोर्स लगना शुरू होता है, एकदम ही पास लेके जाते ज्यादा फोर्स लगना शुरू होता है। मतलब कि भाई उस मैग्नेट के अराउंड कुछ एरिया था जहां पे कुछ तो रहा होगा जिसके थ्रू ये मैग्नेट इसके थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है। समझ में आई बात। मैग्नेट के अराउंड कुछ तो था जिसकी वजह से मैं अगर उसको टच भी ना करूं, उसके पास भी ले आऊं, तो भी इसको पता चल जाता है कि भाई इसको किधर जाना है। इसी चीज को मैथमेटिक्स की भाषा में बोलते हैं फील्ड। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब होता है कोई भी सोर्स है, वो सोर्स चार्ज हो सकता है, सोर्स मास हो सकता है, सोर्स मैग्नेट हो सकता है, किसी भी सोर्स के अराउंड एक ऐसा स्पेस जिसके हर एक पॉइंट के लिए हमको हर एक वैल्यू डिफिनिट डिफाइन हो। अब फील्ड भी दो तरीके की हो सकती है, स्केलर फील्ड भी हो सकती है, वेक्टर फील्ड भी हो सकती है। जैसे इस रूम में टेम्परेचर की अगर बात करूं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा बट एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। जो लोग एसी के पास है वहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, इधर की ओर थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो मैं क्या इस रूम के लिए टेम्परेचर फील्ड डिफाइन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। मतलब इस रूम के हर एक पॉइंट पे मैं अगर थर्मामीटर लेके जाऊं हर एक पॉइंट में, तो मुझे टेम्परेचर की एक रीडिंग मिल जाएगी। पर चूंकि टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो जो फील्ड होगी वो कैसी होगी, स्केलर फील्ड होगी। समझ में आई बात, वो फील्ड कैसी होगी, स्केलर। मतलब हमको टेम्परेचर तो मिल जाएगा पर कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा। उसी तरीके से एक चार्ज के पास हम कोई अलग अलग एक दूसरा चार्ज रख के हर जगह उसके ऊपर क्या मेजर करते रहे, फोर्स मेजर। मतलब हर जगह हम दूसरा चार्ज रखेंगे और हम क्या मेजर कर पाएंगे, कुछ तो एक क्वांटिटी मेजर कर पाएंगे। और उस क्वांटिटी को हमने, चूंकि हर एक स्पेस के हर एक पॉइंट के लिए वैल्यू है, उसको बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरीके से एक मास है, एक बहुत बड़ा मास है, उसके पास एक दूसरा छोटा मास लेकर के हर एक पॉइंट पे जा रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हर जगह हमको मिल रही है। और चूंकि वो फोर्स कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी फील्ड होती है, वेक्टर फील्ड होती है। तो फील्ड स्केलर भी हो सकती है, वेक्टर भी। कुल मिला के फील्ड का क्या मतलब है,
फील्ड एक ऐसा रीजन है जिसमें हर एक पॉइंट के लिए हमें एक वैल्यू असाइन हो जाती है। उस पूरे स्पेस में कोई से भी एक पॉइंट में जाऊं, वहां पे एक वैल्यू असाइन हो गई। समझ में आई बात? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेचर फील्ड, वेलोसिटी फील्ड, कुछ भी हो सकता है। तो इसको डेफिनेशन में सिर्फ लिखते हैं। सबसे पहले इट इज अ स्पेस अराउंड, या इट इज ए स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज। इट इज स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई जरूरी नहीं एक ही चार्ज हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। इट इज अ स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज और a charge distribution where another charge can experience a electric force। सिर्फ लिखो अभी इसको, जितनी बात समझ में आई उतनी ठीक है, अभी और क्लियरली समझाता हूँ। इट इज ए स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज और ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हो सकता हो एक ही चार्ज हो यहाँ पे, या हो सकता है कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब? एक रॉड हो, उसके ऊपर ढेर सारा चार्ज लगा दिए, तो इसकी वजह से भी तो एक आसपास फील्ड आ जाएगी। ठीक है, तो इट इज अ स्पेस, ये एक स्पेस है जो कि किसी चार्ज के आसपास हो सकता है या तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, जहां पे उस स्पेस में मैं अगर कोई और चार्ज रखता हूं, वेयर अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके ऊपर सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर मैं कोई और चार्ज रखता हूं तो उसके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स लग जाएगी। अब डिपेंड करेगा अट्रैक्टिव लग रही है कि रिपल्सिव लग रही है। अभी सिर्फ इतना लिखो और बातें करते हैं। ये तो थ्योरी हो गई। कैलकुलेट कैसे करें? कैलकुलेट कैसे करें देखते हो, बताते हैं। ये हो गया, ये हो गया। देखो भाई, कैलकुलेशन पार्ट, ये तो थ्योरी है। एक क्यू, कैपिटल क्यू बोला, कैपिटल क्यू इसलिए दिखाया है, मैं दिखाना चाहता हूं कि ये सोर्स चार्ज है। कैसा चार्ज है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक छोटा चार्ज बोल रहा हूं, क्यू नॉट बोल दिया, इसका नाम है टेस्ट चार्ज। जैसे वो हम लोग के घर में कभी लाइट वगैरह खराब होती है तो आते हैं बनाने के लिए, तो एक टेस्टर रखते हैं। तो कभी देखना होता है कि सर्किट में आ रही लाइट आ रही है कि नहीं, बस उसको टच कराते हैं, अगर सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो टेस्टर जल जाता है। तो उस टाइप का ही एक टेस्ट चार्ज है। अब हमको यहाँ पे इसको हम सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं, टेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। क्या टेस्ट करने के लिए? कि फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही है और कितनी लग रही है, ये सब कुछ बताएगा हमको। इस चार्ज पे फोर्स करने का कोई तो तरीका होगा, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट डिवाइस के होंगे जिससे हम इस चार्ज पे लगने वाली फोर्स को मेजर कर पाते हैं। इसके थ्रू मेजर कर रहे हैं, इसके लिए इसका नाम टेस्ट चार्ज है। किसकी वजह से फोर्स लग रही है? इसकी वजह से लग रही है, इसका नाम सोर्स है। ये किसका सोर्स है? इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। अब देखो होगा क्या। अच्छा, टेस्ट चार्ज को कन्वेंशन ऐसा है कि इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। यूनिट मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम हो गया, और नेचर का पोलैरिटी कैसा है? पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि निगेटिव नहीं ले सकते, बट वही लेके चलते हैं हम लोग। अगर निगेटिव ले लेंगे तो बस उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन, और कुछ भी नहीं होगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये। ठीक, ये सोर्स चार्ज यहाँ पे रखा था, हम भाई अपना टेस्ट चार्ज लेकर के आए, यहाँ पे रख दिए, तो क्या होगा? इसके ऊपर क्या होगा? फोर्स लगने लगेगा। हमने क्या कर ली? फोर्स मेजर कर ली। कुछ भी मेजर कर ली होगी, सपोज R1 दूरी पे रखा था, तो हमने फोर्स मेजर कर ली F1। कर ले सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब वैल्यू क्या होगी? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट बाई R1 का स्क्वायर। फोर्स हमने मेजर कर ली, अपने रजिस्टर में लिख ली। कहीं R2 पे लेकर के चले गए, R2 पे लेकर के चले गए इसी क्यू नॉट को उठा के, तो फोर्स कुछ F2 आ गई, हमने वो भी लिख ली। फिर कहीं इन्फिनिटी पे लेकर के चले गए, देखा फोर्स तो भाई एकदम कम हो गई है। ठीक, फिर कहीं इधर पे लेके चले गए। ऐसे अलग अलग जगह पे, सैकड़ों जगह पे रखते हुए, अभी क्या करना है, जिसको एक्सपेरिमेंट करना है उसके पास तो समय ही समय है, तो अलग अलग जगह पे क्या करेगा? फोर्स मेजर करेगा, उसका डायरेक्शन भी देखेगा। जब उसने डायरेक्शन देखा, अगर तुम खुद से सोचो, हमें तो नहीं पता ना ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। हमने देखा कि इस फोर्स को यहाँ, इस चार्ज को यहाँ पे रखा और ये चार्ज दूर जाना चाह रहा है, और ये तो पॉजिटिव है, तो पक्का वो भी कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आई बात? अच्छा,
इसका अगर मुझे Q की वैल्यू पता करनी है, मैंने F मेजर कर लिया है, तो मैं कहूंगा फोर्स हमको मिल गई, सपोज इसकी वैल्यू बोलो K Q Q नॉट बाई R1 का स्क्वायर, ये होगा। मुझे फोर्स की वैल्यू पता है, मुझे इसकी वैल्यू तो क्या है, सिंपल 1 है, यूनिट चार्ज है। R1 तो मैं ही मेजर कर रहा हूं, तो मुझे इस Q की वैल्यू भी तो पता चल जाएगी, पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी। तो अलग अलग जगह रखने पे जितनी फोर्स लगी उसी को डिफाइन किया गया है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखता तो उसके ऊपर कितनी फोर्स रखती, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। असली नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन हम लोग क्या बोलते रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलेंगे तो एक ही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और लूजली कहोगे तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल दोगे तो भी काम चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज पे, इसको कैसे बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ध्यान दो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन R1 का स्क्वायर, किसी भी जगह पे अगर R2 हो गया तो R2 का स्क्वायर। ये मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स की कि टेस्ट चार्ज, सोर्स की। टेस्ट चार्ज से तो हम सिर्फ मेजर कर रहे हैं, अगर मैं टेस्ट चार्ज हटा भी लूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी भाई। उसको टेस्ट से तो हम सिर्फ पता करने की कोशिश कर रहे हैं ना। जैसे रूम में एसी लगा करके छोड़ दिया, टेम्परेचर कुछ भी है, वो टेम्परेचर तो रहने ही वाला है ना। बस मैं अगर तुमसे बोलूं कि जा करके पता कर लो, तब तुम आओगे पता कर लोगे, अगर नहीं भी पता करोगे टेम्परेचर तो वही रहेगा। समझ में आई बात की नहीं। या एक मैग्नेट पड़ा है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगी ही रहेगी। जब तुम ला करके दूसरा मैग्नेट रखते हो तब तुमको पता चलता है भाई फोर्स लगा रहा है। ठीक। तो इवन दो ये टेस्ट चार्ज रहे या ना रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सोर्स चार्ज के अराउंड रहती ही रहती है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, सोर्स की प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, सोर्स की प्रॉपर्टी। अच्छा यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अच्छा आप लॉजिक सोचो, अब एक बार मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि अगर मैं यहां पे जाकर के यूनिट चार्ज रखता तो कितनी उसके ऊपर फोर्स लगती। सिंपल मैं पूछूं वहां पे जाके 10 कूलम का चार्ज रख दिया, क्या करोगे भाई, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आई कि नहीं आई। अरे भाई किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी है 2 न्यूटन पर कूलम, तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, उसका फिजिकल मीनिंग है कि अगर मैं 1 कूलम का चार्ज रखता तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती, 2 न्यूटन की। मैं कह रहा हूं मैंने 10 न्यूटन 10 कूलम का चार्ज रख दिया, 20 न्यूटन की लगी कि नहीं लगी। यहां से भी तुमको दिखा रहा है F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। समझ में आ गई बात। तो अब खेल आसान हो गया, अगर मुझे किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो मैं वहां पे क्या निकाल सकता हूँ, फोर्स निकाल सकता हूँ, बस मुझे चार्ज पता चल जाए। ठीक, तो दो तरीके से, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बोला कैलकुलेट करने को देन आई विल कैलकुलेट फोर्स पर यूनिट चार्ज, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज दे दिया देन आई कैन कैलकुलेट फोर्स। दोनों तरीके से वर्क करता है, दोनों टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। चलो यूनिट हो गए न्यूटन पर कूलम। अच्छा एक और इसकी यूनिट है वोल्ट पर मीटर, अभी हमको नहीं पता चलेगा, जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखेंगे तब पता चलेगा। अच्छा कैसे नहीं पता चलेगा बता देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन तो भाई हमको ग्रेविटेशन में भी आता था, E इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर। पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, वहां भी पढ़ा है, और आर क्या है, डिस्टेंस, तो वोल्ट पर मीटर हो गया कि नहीं हो गया। पता था ना ये रिलेशन हमको पहले से, इसलिए यूज करते, तो वोल्ट पर मीटर कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन क्या है फटाफट से निकालो, फोर्स का क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, मास इंटू एक्सेलरेशन, चार्ज का ए और टी,
कहीं कहीं आई भी देगा तो अपने हिसाब से देख लेना। एम एल ए माइनस वन टी माइनस थ्री, खत्म। अच्छा, हम लोग पढ़े हुए हैं भाई कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस पे किधर फोर्स लगती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्या अपोजिट डायरेक्शन? अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है। अगर एक निगेटिव चार्ज होता है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है ना। देखो वो कैसे है, यहां तक लिख लिए ना। एफ की वैल्यू क्यू इंटू ई आ गया। हाँ, अब क्यू दो तरीके का हो सकता है भाई। चार्ज चार्ज हो सकता है पॉजिटिव, और चार्ज क्या हो सकता है? निगेटिव। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ये पूरा नंबर क्या रहेगा? पॉजिटिव। जैसे मान लो चार्ज हमको दे दिया 2 कूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 10 न्यूटन पर कूलम, तो फोर्स क्या हो जाएगा? 20 न्यूटन पर कूलम। बट डायरेक्शन किधर रहेगी? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी उधर ही रहेगी ना। इफ क्यू इज पॉजिटिव, फोर्स इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगी। अगर चार्ज निगेटिव है, अगर यहाँ पे चार्ज निगेटिव होता तो फोर्स क्या आ जाती? -20। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स किधर है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर एक चार्ज निगेटिव है तो फोर्स इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो पढ़े भी हो भाई कि प्रोटॉन पे लगा दिए, प्रोटॉन को रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भाग जाएगा। इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों जाएगा? अभी समझ आना चाहिए। समझ में आई बात? लिखो इसको। ये डेफिनेशन लिख लिए थे कि नहीं लिखे थे? ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो, 2 मिनट का समय ले लो, लिख लो। नीचे वाला भी कर देंगे अभी ऊपर, पहले इतना लिख लो। ए पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन in an electric field a positive charge placed in an electric field will experience, बातें नहीं, a positive charge placed in an electric field will experience and a force will experience a force parallel to, हो गया, will experience a force parallel to electric field while a positive charge placed in an electric field will experience a force parallel to electric field while a negative charge will experience force anti-parallel to इलेक्ट्रिक फील्ड। यही हुआ। मतलब तुम लोग नोट्स में उतना लिखे हो, बाद में उसका कंक्लूजन क्या था तुमको याद रहे इसलिए लिखवा दिया। उसका कंक्लूजन यही है, एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लगेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो भागेगा। अगर एक निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक। ठीक। अब जब फोर्स लगेगी तो ऑब्वियसली उसके पास एक मास होगा, क्योंकि चार्ज तो हमेशा एक मास के साथ आता है। अब फोर्स लगी तो क्या करेगा? एक्सेलरेट हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई। एफ इज इक्वल टू क्यू ई।
फोर्स को क्या लिख दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो गया, QE बाई m। एक्सेलरेशन हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कि फोर्स की डायरेक्शन में? हाँ, एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में। दोनों बातें अलग अलग है ना, फील्ड की डायरेक्शन। फील्ड और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है, लेकिन फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में। जिधर फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू QE बाई m। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो। ठीक है, इधर इधर इधर। ये कोई h हाइट की जगह है, कुछ भी h हाइट का एक स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। यहाँ पे एक प्रोटॉन को ला करके रख दिया, एक प्रोटॉन को उठा करके लाके जस्ट रखा, मतलब इनिशियल पोजीशन पे वो रेस्ट पे है। हमको बताना है टाइम, जितने समय में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएगा प्रोटॉन। ठीक है, अभी सुनो, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। टाइम का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसको लिख लेना, टाइम ऑफ प्रोटॉन लिख लो, टू मूव फ्रॉम पॉइंट दिस टू पॉइंट दिस। सेकेंड सिचुएशन में भी अभी h ही हाइट है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया है, यहाँ पे ला करके एक इलेक्ट्रॉन रख दिया है, यहाँ पे ला करके एक इलेक्ट्रॉन रख दिया है। इस केस में मुझे टाइम ऑफ बता दो, टीई। जितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को अब किधर से किधर जाएगा पहली बात, और कितना टाइम लगेगा h हाइट कवर करने में। कौन भाई, ये जो कोई जगह है, ठीक है, ये कोई जगह है, इस जगह के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है, डायरेक्शन बता के रखा है नीचे की ओर, यहाँ पे प्रोटॉन को लाके रखा। हाँ, प्रोटॉन को लाके रखा, रेस्ट पे है। मास ऑफ प्रोटॉन m p ले लो, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन तुमको पता ही होता है E। यहाँ पे लाके रखा, कितने समय में वो यहाँ पे h दूरी पे, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा। चलो कर लेते हैं, बेसिक काइनेमेटिक्स लगा करके सब लोग कर लोगे। क्या लिखोगे, v स्क्वायर इक्वल टू, टाइम निकालना है ना हमको, तो क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। लेकिन a क्या होगा, QE बाई m। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। लेकिन v का भी कोई काम नहीं, हमको थर्ड इक्वेशन लगाना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ना। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यू जीरो था। हाँ यार, सेकंड लगाना चाहिए, क्या कर रहा है, इधर इधर इधर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो जीरो था, ये पूरा टर्म हो गया जीरो। एस क्या हो गया, एच हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, क्यू ई बाई एम, और टी का स्क्वायर। टाइम ऑफ प्रोटॉन निकालना है ना, टीपी। ये क्या हो जाएगा, 2mh अपॉन क्यू ई। ये है मास ऑफ प्रोटॉन, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। टाइम ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा अंडर रूट में 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन h अपॉन e इंटू ई। भाई यहाँ पे प्लस या माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन में भी जब रखेंगे। अच्छा, इसमें फोर्स किधर लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी इधर ही रहने वाला है। अब इलेक्ट्रॉन के केस में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स किधर लगेगी, नीचे की ओर, तो ये भी नीचे की ओर ही आएगा। इसके लिए समय कितना लगेगा, अब फिर से पूरी इक्वेशन नहीं लगा रहा हूं, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाइम ऑफ प्रोटॉन अपॉन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकाल दो, क्या हो जाएगा। मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड और सेम हाइट तक नीचे आ रहे हैं। ठीक, तो रेशियो पूछ सकता है, रेशियो में कोई हाइट कैलकुलेशन नहीं है, सारी वैल्यू देगा लेकिन उसको कोई यूज नहीं है, लास्ट में तो हमको मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ा और प्रोटॉन को छोड़ा, एक ही हाइट से, दोनों को आने में सेम समय लग रहा है, अलग अलग समय लग रहा है, अलग अलग।
इस वाले केस में दोनों गिर रहे हैं और एक केस में मैं मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सिंपली ग्रेविटी में छोड़ दूं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अच्छा, ग्रेविटी में छोड़ दूंगा तो कौन पहले गिरेगा, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन? प्रोटॉन। दोनों एक साथ गिरेगा। ग्रेविटी में भाई मास पे डिपेंड ही नहीं करता एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम कैपिटल एम स्क्वायर होता है, यही डिफरेंस है। ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसने बता दिया भाई कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का डिफरेंस क्या है। अगर किसी ग्रेविटी में दोनों को गिराते तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों एक साथ गिरते, क्योंकि मास पे डिपेंड ही नहीं करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स मास पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, जिसका मास ज्यादा उसको समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी से आके करके गिर जाएगा। समझ रहे हो? इवन यहाँ पे ग्रेविटी होती फिर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट कर जाती, क्योंकि उसकी वैल्यू 10 की पावर 12 वगैरह में आएगी और जी की वैल्यू तो सिर्फ 10 होती है। ठीक है, तो इसके आगे का एक्सटेंड कर